एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोलते हैं, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो गिवन में ये लिख सकता हूं मैं कि भाई पी क्यू पैरेलल है आर एस के। खुद बोला उन्होंने, दो मिरर हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मिरर आ गया है तो एक साइंस का हमें यहाँ पे फिनोमिना समझना पड़ेगा। तुमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। तो यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ थोड़ा साइंस का भी काम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है देखो, रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे मिरर हो, ठीक है, जहां पे क्या हो, मिरर। तो तुम ये देख रहे होंगे पी क्यू और आर एस पे इस तरीके से बनाया हुआ है। तो साइंस में क्या होता है, मिरर को दिखाने का तरीका होता है। अब एक ऐसे मैं बना दूं एक लाइन सेगमेंट और बोलूं मिरर है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पर्टिकुलर हमने सिंबल दे दिया कि ऐसे कोई लाइन सेगमेंट बना के उसके पीछे अगर ऐसे हम डैश डैश कर देंगे ना तो मिरर हो जाएगा। मतलब क्या है, कभी तुम मिरर लाए हो, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, पीछे की साइड कलर पेंट होता है, सिल्वर कोटिंग होती है, ठीक है। तो मिरर वैसे होता क्या है, एक प्लेन ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास होता है जैसे तुमने देखा होगा कहीं ऑफिस ऑफिस में टेबल पे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या है, ग्लास है, उसके आर पार तुम देख पा रहे होते हो। अगर उसी ग्लास पे तुम एक साइड पेंट कर दो, ठीक है, सिल्वर कोटिंग कर दो उस पे, तो वो मिरर बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ना डैश डैश, इसका मतलब है ये वो वाली साइड है मिरर की जिधर पेंट होता है। तो फिर ये वो वाली साइड हो जाएगी जहां से तुम्हें अपनी इमेज दिखाई देगी, अपने आप को तुम देख सकते हो। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्लेक्टिंग तो सर सरफेस। हमें पी क्यू के अंदर से हमें दिख रहा है और हमें आर एस के अंदर से दिख हाँ, ये वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे तुम्हारे घर में मिरर होता है, कभी कोई जैसे मिरर हम टांग देते हैं ना, वो टूट जाए, बाद उसके वो प्लास्टिक का जो होता है उसका फ्रेम वो टूट जाए, तो पीछे से देखना, पीछे से तुम नहीं देख सकते उसमें, ठीक है, तुम्हें आगे से ही देख रहे होते हो। यानी कि मिरर में एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है ऊपर, और ये पेंटेड साइड है इसकी, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता क्योंकि। तो ये सिंबल है, कोई डिजाइन नहीं है, तुम सोचो कि डिजाइन बना रखा है इसमें, नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या है, कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है 90 डिग्री। नॉर्मल बोलो परपेंडिकुलर बोलो सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है, यानी कि 90 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन है। अब क्या होगा देखो, एक रे आ रही है और वो इस पे स्ट्राइक करेगी। रे आई एक और इस पे स्ट्राइक करेगी। अब ये जहां पे भी रे स्ट्राइक करेगी वहां पे हम बना लेते हैं नॉर्मल। ये बना दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा होगा मिरर के साथ। मिरर के साथ क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट इंसिडेंट रे रे। इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ध्यान देना, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ एंगल इंसिडेंस। ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं ये बोल दूं ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है गलत है, से गलत है। गलत है, क्योंकि इंसिडेंट रे तो है यहाँ पे, उससे अरे बना दिए रिफ्लेक्टेड मिरर रे। के साथ। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल और इंसिडेंस, इंसिडेंस रे के साथ, ठीक है, इंसिडेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ, तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब ये कौन सा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम उसी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, नॉर्मल कहीं और भी हो सकता है, बिल्कुल, जहां पे भी रे आके स्ट्राइक करेगी वहीं से हम नॉर्मल बनाते हैं, उसके बीच में ये आई हो गया और इसी एंगल से चली जाएगी, ये हो गया आर, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, ठीक है। An incident ray AB, ये इंसिडेंट रे बिल्कुल है, ऐसे उन्होंने दिखा रखा है एरो, यानी रे इधर जा रही है। ये एरो दिखा रहा है रे की पोजीशन। तो रे कहां पे स्ट्राइक कर रही है, कौन से मिरर को, जल्दी बताओ। PQ को, एट बी उन्होंने लिख दिया। द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये बताओ ये कौन सी रे हो गई, BC। ये हो गई है रिफ्लेक्टेड रे, कौन से मिरर के लिए, इंसिडेंट रे। सर सर रिफ्लेक्टेड सर रिफ्लेक्टेड रे। देखो PQ के लिए ये तो RS। इंसिडेंट रे हो गई, PQ के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई AB, इसी PQ के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ऐसे आई और टकरा के जा रही है। तो इसको अगर हम छोड़ दें तो छुपा दें तो भाई PQ के लिए AB क्या है, इंसिडेंट रे, और BC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करें इस मिरर की RS की, तो RS के लिए BC इंसिडेंट रे है और DC या CD क्या है, और रिफ्लेक्टेड रे। CD वो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये कुछ ऐसे नहीं है परमानेंट हो गया, ये डिपेंड करेगी मिरर टू मिरर। इस मिरर के लिए PQ के लिए क्योंकि ये टकरा के जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे। इस RS पे अभी स्ट्राइक करेगी तो इसके लिए इंसिडेंट रे। CD इस मिरर से टकरा के जा रही है, स्ट्राइक करके जा रही है, रिफ्लेक्ट करके जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट AB पैरेलल CD, ये प्रूफ करना है। AB पैरेलल CD, क्या प्रूफ करना है, AB पैरेलल CD, कैसे करोगे। सर एंगल लेंगे। एंगल लेंगे कोई ना कोई, बताया तो था तुम्हें। सर ये भी यार angle कभी भी समझ दो नहीं लाइन आता को मुझे। पैरेलल दिखाएंगे। बताना है, कभी भी दो लाइन को पैरेलल बताना है, 1 मिनट रुको, तो हम या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा देते हैं, या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा देते हैं, या फिर को इंटीरियर का सम दिखा देते हैं कि 180 है। तो उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि AB पैरेलल हो जाए CD के। अच्छा अगर AB पैरेलल CD दिखाना है तो वो एंगल भी ABCD से ही बनना चाहिए। ये नहीं कि तुम यहाँ बोलो कि भाई ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल हो गया, कुछ और दिखा दिया तुमने। ये सर वो पूरा समझ होना लो। चाहिए। यानी कि वो एंगल, क्लियर है, इन दोनों लाइनों को छूना चाहिए, एक एंगल एक को टच करे, एक दूसरे को करे, और ट्रांसवर्सल को टच करे। सिंपल सी बात है। ये और ये लाइन अगर पैरेलल दिखानी है तो इनके बीच में एक ही लाइन है जो इनको टच कर रही है, यानी वही इनकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल होगी, AB और CD को पैरेलल दिखाना है, यानी एक बार एंगल ऐसा बने AB को टच करे और दूसरा ट्रांसवर्सल को, और एक बार एंगल ऐसा बने CD को टच करे और ट्रांसवर्सल को, यानी CD और RS को टच करे। किसी तरीके से, ठीक है, RS को नहीं, BC को, ट्रांसवर्सल को। कार्तिक जल्दी देख के बता, क्लियर नहीं हुआ है तुझे अभी, एक बार देख। सर वो PQ को नहीं होगा सर टच। ना ना ना, ट्रांसवर्सल क्या है इसकी, इन दोनों लाइन के बीच में कोई एक ऐसी BC लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में AB और CD के कोई एक ऐसी लाइन बता जो दोनों को टच कर रही हो। ट्रांसवर्सल तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही सर ट्रांसवर्सल है BC। BC, समझ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसवर्सल है यहाँ पे BC। तो यानी BC को टच करनी चाहिए। और लाइन कौन कौन सी पहले दिखानी है, AB, तो AB को टच करें, CD तो CD को टच करें, यानी ट्रांसवर्सल प्लस एक पैरेलल लाइन जो हमें दिखानी है, ट्रांसवर्सल प्लस वो लाइन जो हमें पैरेलल दिखानी है। तो भाई कंफर्म हो गया कि यही अगर एंगल दिखा दूं मैं, ठीक है, और कैसे दिखा दूं, इक्वल, कैसे दिखा दूं, इक्वल, तो ये एंगल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इक्वल। इंटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है ये एंगल, अभी भी है, लेकिन इक्वल है या नहीं है वो नहीं पता। अगर इन्हीं ऑल्टरनेट एंगल को मैं इक्वल दिखा देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो इनसे टच होने वाली लाइन है, यानी AB और CD, फिर वो पैरेलल हो जाएंगे। कोई नहीं, इसमें एक बार टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, जो भी जहां पे भी डाउट आ रहा है उसको पूछते रहो। 4 बार समझने से अच्छा है 1-2 बारी में ही खत्म हो जाएगी। कोई डाउट है किसी का? नो सर। समझ गए ना क्या करना है क्या नहीं करना है? यस सर।
अब दिक्कत आ रही है इससे इक्वल कैसे दिखाएं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो दे दी हमें पी क्यू और ये आर एस। ठीक है, पैरेलल क्या दे दिए, पी क्यू और आर एस। तो इसको इक्वल कैसे दिखाएं, अब हमें ये समझना है। क्लियर है? तो देखो उससे पहले एक काम करते हैं, अभी तो हटा दो इसे क्योंकि इक्वल दिखाना है, बाद में दिखाते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहाँ पे ना मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, क्या बना दिया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ध्यान से समझते रहना, ये इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू पे परपेंडिकुलर बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ठीक है, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, और सी एन पे दूसरा क्या बना दिया, आर एस। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए। सही है। अब एक बात समझना, देखो ये ऑलरेडी पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, पैरेलल लाइन है, रेल की पटरी है। इन रेल की पटरी पे मैं दो स्टिक कैसे रख रहा हूँ, 90-90। दो स्टिक कैसे रख रहा हूँ, 90-90। तो ये बताओ क्या ये भी आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? सर Yes, ये sir, भी हो। होंगी। ये भी होंगी 100%। अगर पैरेलल पे, ठीक है, खुद सोच के देखो, या अपनी दो पेन लो, ठीक है, और दो स्ट्रेट लाइन पे उन पेन को ना 90 एंगल से रखो, और फिर देखो क्या वो पैरेलल हैं, तो वो 100% पैरेलल होंगे। समझ रहे हो यस भाई? सर, क्योंकि ये वो पैरेलल पे खड़ी हुई हैं तो वो पैरेलल ही होंगी। सिंपल सी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा तो और समझो। देखो तुम्हारे घर में तुम्हारा एक फ्लोर है, ठीक है, एक तुम्हारी सीलिंग है, छत है, और नीचे फ्लोर है। उनके बीच में दीवार खड़ी है, तभी एक रूम बन रहा है। अब जो बीच में दीवारें हैं, ध्यान देना, वो दीवारें 90 डिग्री हैं। घर में ऐसे टेढ़ी तो दीवार बना नहीं रखी होंगी, सही बात है? ऐसे ये 90 डिग्री में, मतलब ये तुम्हारी जो सीलिंग है और फ्लोर है, ये भी ऐसे टेढ़े नहीं होंगे, ये भी सीधे होंगे, यानी पैरेलल है। सबके घर में ऐसी ही है ना, फ्लोर और सीलिंग पैरेलल है। अब उन पैरेलल पे तुमने एक दीवार खड़ी कर दी ऐसे, और एक इधर खड़ी कर दी है, क्या वो आपस में पैरेलल हैं, या किसी घर में ऐसे हो यस रहा सर है। है? यस सर तो है। भाई सर है। पैरेलल यस सर में है। अगर कोई दो चीज पैरेलल है, उन पे अगर तुम 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हो, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने परपेंडिकुलर बना दिया, या नॉर्मल बोलो। अब इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बिटवीन सेम पैरेलल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम सेम पैरेलल के बीच में, तो आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बी एम पैरेलल है सी एन के। बी एम किसके पैरेलल है, सी एन के। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, लिखो यहाँ पर, नो सर। तो लिखो एक बार। डन सर। ये एंगल 1 ले रहा हूं मैं, एंगल 2 ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू, या पूरा एक लैंग्वेज लिख देता हूँ एक बार, फोर इंसिडेंट रे ए बी, फॉर इंसिडेंट रे ए बी, बी एम इज नॉर्मल। या ऐसे लिखो, फॉर इंसिडेंट रे ए बी एंड
reflected ray BC, BM is normal। ठीक है, इंसिडेंट रे ए बी और रिफ्लेक्टेड रे बीसी के लिए बीएम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सही बात है। यस सर। ये एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे क्या? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे मैं सिमिलरली लिख दूं, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा। यस। सिमिलरली हम कहाँ पे लगा सकते हैं? सिमिलरली हम वहां पे लगा सकते हैं जहाँ पे हम दो बारी सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मुझे सेम काम एक से ज्यादा बार करना पड़े, तो मैं वहां पे अगली बारी में सिमिलरली लिख सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, फर्स्ट वाले केस में तुमने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हो, यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हो उसको तुमने पूरा एक्सप्लेन किया हो, दूसरे में तुम कह देते हो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरू में तुमने एक्सप्लेन ही नहीं करा हो, तुम सिमिलरली लिख देते हो। तो मैंने पूरा लिख दिया कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ लगा है, नॉर्मल है। इसी तरीके से सी एन नॉर्मल हो जाएगा इंसिडेंट रे बीसी एंड सी डी रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो फिर एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी एंगल 3 इक्वल हो एंगल 3 जाएगा टू एंगल एंगल 4। 4। इसको लो इक्वेशन 1, इसको लो इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अगर किसी भी तरीके से मेरे पास ये आ जाए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो अपना काम बन जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये पूरा एंगल क्या है, इसके यस सर। ऑल्टरनेट इक्वल दिखाना है। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 1 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाए, 3 प्लस 4 के। तो ये काम हमें करना है। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। अभी तो नहीं हो पा रहा है, अभी तो सिर्फ क्या हुआ, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, मैं अब लिख रहा हूं बी एम पैरेलल सी एन। ठीक है, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। कैसे पता चला, प्रूव्ड अबव। ये बात ऑलरेडी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, समझा चुके हैं कि भाई बी एम पैरेलल है सी एन के, तो बी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब जरा ध्यान देना, ये बी एम है, इसको साइड में बना भी लेना आगे के लिए। ये हो गया तुम्हारा बी एम, ये ट्रांसवर्सल और ये सी एन। तो मैं इन दो एंगल की बात करूं जो कि फिगर के अकॉर्डिंग 2 और 3 है, इनमें कोई रिलेशन है, इक्वल हो सकते हैं किसी तरीके से 2 और यस 3? सर। क्या रीजन क्या दोगे? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ठीक। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। देखो ये ट्रांसवर्सल है तो एक उधर एक उधर, ठीक है, ऑल्टरनेट हो गया, इंटीरियर भी हो गए। तो ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है और पैरेलल लाइन को, ट्रांसवर्सल और पैरेलल यस सर, लाइन वो को। पीएम और सीएन को टच कर रहे हैं। तो ये इस बार ऑल्टरनेट सीडी नहीं है हमारा, इस बार हमारा इंटीरियर बीएम सीएन है। एंगल, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान से समझना, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यानी सारे आपस में इक्वल है। नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। यस सर, किसी आया। 1 2 के आ इक्वल है, गया सर, 2 आ गया। 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यानी सभी आपस में इक्वल है। सर जैसे हमारे पास 3 पैरेलल होती थी लाइंस हाँ और फिर हाँ हम हाँ, कहते थे इसकी तो हम इक्वल। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमें मिल गया, वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब ये समझो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 कुछ वैल्यू ले लो अपने मन में, मानो ये है x है, सबकी वैल्यू x है। तो अगर मैं दो को, किन्हीं भी दो को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? मानो मैं एंगल 1 और 5 एंगल 1 और 2 को 2x। ऐड कर रहा हूँ, 2x, और 3 और 4 को ऐड कर रहा हूँ, सर 2 यानी 2x। आपस में इक्वल है। सही है, यस सर। ठीक है ना, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 प्लस 2
जो भी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 3+4, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे दो मैंने इक्वल ऐड करे तो ट्वाइस हो जाएंगे, यहाँ पे भी दो इक्वल ऐड करे ट्वाइस हो जाएंगे, और आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर इसे हम वैसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे ये दोनों ए बी पर स्टैंड कर रहे हैं और वो सी डी पर स्टैंड कर रहे हैं। समझा नहीं मैं वो। सर जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 ये ए बी पर स्टैंड कर रहे हैं, और वैसे ही सी डी ये एंगल 3 एंगल 4 पर स्टैंड कर रहे हैं। स्टैंड कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंगल बन रहा है उनसे। हाँ, जानबूझ के लिया ना ये हमने, सर वही देख, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। है ना, देख ऐसा हुआ, चार चार बच्चे हैं, ठीक है, और चारों का जो कैलिबर है सेम है, ठीक है, तो मुझे एक ऐसी टीम बनानी है जो इक्वल हो, तो कोई भी दो दो बच्चे एक टीम में ले लो, सिंपल है ना, वो इक्वल ही होंगे। दो दो बच्चे तुमने एक एक टीम में ले लिए, तो अभी भी जो टीम बन रही है वो इक्वल ही बन रही है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे हमने इक्वल ही रखा। तो ऐसे ही हम मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ ले लिया, एंगल 3 एंगल 4 को एक साथ ले लिया। लेने को मैं कुछ और भी ले सकता था, 1+3 ले सकता था, 2+4 ले सकता था, लेकिन उससे लेके मेरा काम ना चलता। जो मुझे प्रूफ करना है, मैं तो जो प्रूफ करना है उसकी तरफ जाऊंगा ना, कि वो कैसे प्रूव हो। तो 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया तो एंगल देख क्या बना, अब एंगल ये बन गया पूरा। इस एंगल को क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताओ। एंगल ए बी सी। एबीसी, और दूसरी साइड बी सी डी। सर एंगल बीसीडी या सी डीसीबी, बीसीडी, ठीक है, तो एंगल लिख दिया मैंने। अब ये बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस लाइन के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? सर पैरेलल, सर पैरेलल लाइन। सर पैरेलल। कौन सी लाइन के लिए? सर ए बी और सी डी। ए बी और सी डी के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर तुम बोल रहे हो तो किस लाइन के लिए? ए बी और सी डी के लिए। ए तो बी और प्रूव हो सी डी। जाएगा इस तरीके से। ये हटा दूं, लिख चुके हो या लिखना है अभी? युवराज, सर हटा दो। लिख लिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate interior angles for lines। किन लाइन के लिए? ए बी एंड सी डी, इनके लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो कि पहले भी थे। एंड आर इक्वल, लेकिन भाई इक्वल भी हो गए, एंड आर इक्वल, इक्वल भी हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? देयर फोर ए बी पैरेलल सी डी, या हेंस लिख दो, हेंस ए बी पैरेलल सी डी। यही हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हो जाएगा। सर ये पूछा जाता है पेपर में? बहुत कम आता है, रेयर सर ये आता है, आएगा लेकिन क्वेश्चन। कभी कभी एक बहुत कम पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आने को आ भी सकता है। देखो हार्ड नहीं है ये, थोड़ा लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर मैं तुमसे ये सर पूछूं कि इस लेंदी बहुत क्वेश्चन में है। तुमने किया क्या है, देखो, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें समझाया था, तुम इसको ऐसे याद नहीं करोगे कि एक एक इसके बाद अच्छा ये है, याद करने बैठ गए बी एम पैरेलल सी एन, बी एम पैरेलल सी एन लिखेंगे, ऐसे नहीं करना होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लिख सकते हो, पहले तो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर तुम करते हो ना, तो उसकी प्रैक्टिस करो लिख लिख के, ठीक है। एक टाइम पे जब तुम उसको कई बार लिख चुके होते हो, तो फिर तुम्हें उसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी होती है। ये तुमने फिगर बनाई, ये तब है जब तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं लिख सकता हूं, मैं एक एक लाइन लिखता हूं अच्छे से। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर बनाया यहाँ से, ठीक है। तुम लिख दोगे भाई बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू और सी एन परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। ये तब है जब तुम अपने लिए रफ में कर रहे हो, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तुमने कहा अच्छा ये 1 और 2 इक्वल हो गया, क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया, 3 और 4 भी इक्वल हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर तुम ऐसे लिख दोगे 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। फिर तुम कहोगे 2 और 3 इक्वल है। किस लिए इक्वल है? इनका रीजन साइड में लिखते रहना। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किस ऑल्टरनेट लाइन के इंटीरियर लिए? एंगल। बी एम और सी एन।
BM और CN। क्यों BM और CN भी पैरेलल होंगी? तो चीज दिमाग में घूमनी चाहिए, क्यों पैरेलल होगी। स्टेटमेंट भी दिमाग में आना चाहिए। क्या लिखोगे भाई, अगर ये आपस में, ठीक है, ये सेम पैरेलल लाइन में दो परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस सर में भी क्योंकि पैरेलल होंगे। अगर PQ और RS पैरेलल है तो वो हमने जो हमने BM और CN बनाई है वो भी उस पे स्टैंड परपेंडिकुलर कर रही वो है और भी वो भी पैरेलल पैरेलल होंगे। है। तो ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है, कि ये इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद तुम्हें ये दिखेगा, अच्छा तो सब इक्वल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब इक्वल है। तो अब जब जैसे इक्वल आ इस गए, पे भी इनमें से कोई भी 180 दो एंगल तो लग ले लो, जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आपस में इक्वल हो गए। तो तुम कहोगे अच्छा ये पूरा इक्वल बन चुका है, ये तो ऑल्टरनेट है एंगल और इसके लिए है। ये तब है लेकिन जब तुम्हें लैंग्वेज अच्छे से लिखनी आती हो। कई बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ ये जानता है लेकिन लिख नहीं पाता, तो वहां पे भी तुम्हें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है, वो रटने की कोशिश करता है कि रट लूं, एक एक लाइन कर लूं, उसमें भी क्या है, तब भी उसके मार्क्स नहीं आते, क्योंकि जहां भी क्वेश्चन हल्का सा हटेगा वो वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने सारी एक एक चीज रटी हुई है। तो तुम्हारे दिमाग में हर क्वेश्चन का एक तो बेस पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। कोई भी एंगल है वो क्यों है। कभी भी अगर तुम्हें सॉल्यूशन कराया जा रहा है, देखो होता क्या है, एक मिनट रुकना, ठीक है। क्या करोगे तुम, कोई भी क्वेश्चन करोगे उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, जहां पे भी फंसते हो ना उसका रीजन ढूंढो कि ऐसा टीचर ने क्यों लिखवाया, तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे।